हेलो एवरीवन, हाय। दिस इज यज्ञेश त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। कैसे हैं आप सब? आपने हमारे सी ए सी ए में इंटर अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स में इनरोल किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो इस पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव कोर्स को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने जो उस टाइम पर जो वीडियो देखा होगा, उस टाइम पर वो वीडियो अराउंड 25 मिनट का है और 25 मिनट में सब कुछ मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर मैं वो सब बातें नहीं करूँगा, वो सब बातें सिर्फ एक बार करनी रहती हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, अब हम लोग आज यहाँ अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और उस चैप्टर के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये क्लास चलेगी, आप सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास एकदम बढ़िया से। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्लास नंबर 01। देखें, मैं थोड़ा सा आपको मेथोडोलॉजी समझाने वाला हूँ कि भाई जो कोर्स चलेगा उस कोर्स में आपको नोटबुक वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, आपको किस किस तरह से सवाल जो है कहाँ कहाँ पर कैसे लिखना है, क्या करना है, वो भी सब मैं एक बार आपसे बात करूँगा इस पर। ठीक है, देखिए, आपके पास मेरा स्टडी मैट होगा, हमारे क्लास से गया हुआ आपके पास स्टडी मैट होगा। उस स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 में पहला चैप्टर जो हमारा है, ग्रुप 1 का मॉड्यूल नंबर 1, उसमें जो पहला चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, वो आप ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा सब कुछ। ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अच्छा, इसका क्या उपयोग है, कैसे क्या करना है, मैं आपको सब समझाता हूँ अभी। थोड़ा सा 10-5 मिनट में आपसे लूँगा उस पर। ठीक है, चलो देखिए ज़रा, आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है। आप हाउ टू टेक नोट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कोर्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कोर्स में, और इस पर सब कुछ निर्भर करता है कि आप नोटिंग्स कैसे करते हैं, नोटिंग्स वगैरह कैसे बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नोटिंग कैसे करना, नोटिंग कैसे बनाना। इससे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात करूंगा। देखें, आप एक नोटबुक बाई करेंगे और उस नोटबुक के, देखना वो नोटबुक इंडेक्स वाली होनी चाहिए, इंडेक्स वाली नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, वो नोटबुक इंडेक्स वाली होनी चाहिए, मतलब उसमें इंडेक्स होने चाहिए उस नोटबुक में। उसके बाद उस नोटबुक में जो पेज नंबर होंगे, पेजेस होंगे, ठीक है, उन सभी पेजेस पर आप पेज नंबर लिख देंगे, पेज नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या भैया मुझे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा ना कि सर क्या हम अभी लिखना है पेज नंबर या बाद में लिखना है पेज नंबर। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जब आप क्लास करने जाएंगे ना, क्लास स्टार्ट करेंगे, तो एक बार 10 एक पेज में पेज नंबर लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर आपको कभी वक्त मिला तो 2-4-5 पेज में और लिख देंगे, नहीं तो जब क्लास करने जाएंगे तो उसी वक्त 10 एक पेज में लिख देंगे, फिर 10 एक पेज में लिख देंगे, फिर ऐसे करते करते ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स में क्या रहेगा, देखिए इंडेक्स जो रहेगा आपका, इंडेक्स में मेंटेन करेंगे कि आपका कौन सा चैप्टर कितने से कितने पेज नंबर तक अवेलेबल है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग एंड पेजिनेशन। तो इंडेक्सिंग एंड पेजिनेशन जो है आपका पहला पॉइंट रहेगा, उसको आपको देखना है नोटबुक में। इंडेक्स बनाना भैया, हमें पेज नंबर डालने हैं, ये नोटबुक में, नोटबुक मतलब आपके एक्सरसाइज बुक जहां आप सवाल लिखेंगे। ठीक है, उसकी ये बात हो रही है। और अगर मान लो इंडेक्स नहीं रहा तो कम से कम 2-3 पेज आप इंडेक्स के लिए रख देंगे। ठीक है, अच्छा, नोटबुक में आप नंबरिंग कर देंगे कि नोटबुक नंबर 1 है या नोटबुक नंबर 2 है, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या रहेगा बेटा, उसके बाद
आप जब यहाँ आएंगे क्वेश्चंस वगैरह में, तो देखो हमने जो क्वेश्चंस वगैरह सजा रखे हैं वो कैसे सजा रखे हैं। सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हैं, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन में जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो रिपीट हुआ है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है यानी डुप्लीकेट क्वेश्चन, जो उनको हमने एक क्वेश्चन ही रखा है, याद रखना ये बात। जो डुप्लीकेट क्वेश्चन हमने उनको एक ही क्वेश्चन रखा। क्यों रखा है? क्योंकि देखो एक तो स्टडी मटेरियल जो होगी ना वो आपकी बेकार क्वेश्चनों से भर जाएगी, तो हमारे पास, हम लोग के पास इतना वक्त नहीं होता कि हम इतना बेकार क्वेश्चन करें। अब देखो ना, आप प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उतना बेटर होगा, ना ही एक तरह का क्वेश्चन होगा वो बेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारा वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है इसमें, तो सारा वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई डुप्लीकेट क्वेश्चन होगा तो उसको एलिमिनेट किया गया। तो आप कई बार देखेंगे क्वेश्चन में कि आपको दिखेगा लाइक, जैसे ये देखो, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, तो पहला जो हमारा सीक्वेंस है वो स्टडी मैट के लिए है। जैसे देखिए ये स्टडी मैट और आरटीपी नवंबर 20 दोनों में आया, तो हमने यहाँ आरटीपी और नंबर 20 दोनों लिख रखा है, ठीक है। तो आपका क्या काम रहेगा बेटा ये सब में, देखो जरा, आप पहले नोटबुक को वहाँ पर इंडेक्सिंग कर लेंगे और पेज नंबर डाल लेंगे। उसके बाद आप स्टडी मॉड्यूल में आएंगे। स्टडी मॉड्यूल में देखो यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर। पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर का मतलब होता है विचार करने योग्य बिंदु। जिन बातों पर हमें विचार करना है, जो बातें हमें देखनी है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हमने लिखा है पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर। मतलब अगर सवाल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखता है तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अगर सवाल में आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप यहां लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर में, ठीक है, जैसे भी लिखें आप। उसके बाद हमने पेजिनेशन का एक टैब दे रखा है। उस पेजिनेशन के टैब में क्या है, आपका नोटबुक नंबर है, आपका नोटबुक नंबर कौन सा चल रहा है, 01 चल रहा होगा अभी, और उस नोटबुक के किस पेज नंबर पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो लिखना है। से नोटबुक के पेज नंबर पर, पेज 01 पर ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ऐसा। तो नोटबुक के पेज 1 पर, नोटबुक नंबर 1 के पेज नंबर 01 पर ये क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, ऐसे करके आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन का पेज नंबर डालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का पेज नंबर देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का पेज नंबर डालेंगे और क्वेश्चन नंबर वहाँ डालेंगे, ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको हम नोटबुक भी प्रोवाइड करें कुछ दिनों के बाद, लेकिन जब तक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसी नोटबुक को आपने जो नोटबुक बाई कर रखी है, मार्केट से खरीद रखा है, उसी नोटबुक में ये सब लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, देखो इससे सबसे पहले एक नेविगेशन तैयार हो जाएगा कि आप यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से रिवीजन स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं भैया। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ दिखेगा, तो नोटबुक 1 के पेज नंबर 1 में ये क्वेश्चन नंबर दिखेगा, ठीक है, 1। तो ऐसे करके आप एक अच्छा सा एक रिवीजन के टाइम पर, या फिर जब आप परीक्षाएं देंगे तो परीक्षा के टाइम पर आपको एक बहुत बढ़िया रेडीमेड सिस्टम मिल जाएगा, ताकि आप अपने उन प्रश्नों को ढूंढ पाए आसानी से जिन प्रश्नों को आप ढूंढना चाहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो आपको नोटबुक के बारे में मैंने थोड़ी सी बात बताई, आप नोटबुक ऐसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। आप 2 कलर का पेन यूज करेंगे, 2 कलर का, ठीक है। आप बोलेंगे भैया ये 2 कलर का पेन क्यों यूज करना है? देखो 2 कलर का पेन यूज करने के पीछे लॉजिक है। आप पूछेंगे कौन कौन सा कलर यूज करना है, कौन कौन सा किस किस कलर का पेन यूज करना है भैया, तो एकदम सिंपल सा स्टफ है। आपको पेन यूज करना है एक ब्लैक और एक रेड या फिर ब्लू। आप एक या तो ब्लैक करेंगे, एक या तो फिर रेड या ब्लू करेंगे। एक सेकंड रुक जाना जरा, चलो। तो आप है ना एक या तो फिर रेड यूज करेंगे
देखो 2 कलर के पेन में कौन कौन सा पेन रहेगा, एक ब्लैक प्लस ब्लू, और याद रखना दोनों सब डॉट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। डॉट पेन, नो जेल पेन, नो जेल पेन। जेल पेन नहीं चाहिएगा। जेल पेन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पेजेस जो होते हैं जेल पेन से थोड़े ख़राब हो जाते हैं, और आपकी परीक्षाएं 6 महीना 8 महीने के बाद होती हैं, और आप क्लास जल्दी कर लेते हैं, तो उसके बाद उस टाइम तक वो किताबें पड़ी रहती हैं, मतलब आपकी नोटबुक, तो उसमें दूसरी सब छप जाती है। बस इसलिए जेल पेन यूज़ नहीं करना, नोटबुक आपको डॉट पेन यूज़ करना है, और डॉट पेन भी थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करना है, ठीक है। या तो आप ब्लैक के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। चलो, तो आज जो चैप्टर हम पढ़ देंगे, आज हमारा चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में क्या होता है और ये चैप्टर कैसे फ्लो करता है, ठीक है। देखो, ये चैप्टर है क्यों, मैं आप आज से आपसे थोड़ी बात करूंगा, अभी आप कॉपी नहीं करेंगे। जब मैं कहूंगा आपको कॉपी करने के लिए, तब आप कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई चीज़ लिखनी है अपने नॉलेज के लिए, तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखिए जरा, मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ऑटो कंपनी है, समझिए। उसके पास वो कार्स बनाती है, कार मैन्युफैक्चरर है वो, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कार बनाती है। तो उसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, देखिए। कार जो होता है सब एक साथ नहीं बनता, वो अलग अलग जगह बनता है, और फिर उसको एक जगह असेंबल किया जाता है। वैसे मान लीजिए कार का इंजन एक जगह बन रहा है, ठीक है। कार की बॉडी या फिर चेसिस एक जगह बन रही है, ठीक है। और कार में कलर वगैरह एक जगह हो रहा है, और ये सारा कुछ असेंबल एक अलग जगह हो रहा है, ठीक है। और फिर यहां से ये कार जाके रिटेल डिवीजन में जा रही है, डिपार्टमेंट में, और यहां से फिर ये सेल हो रही है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल का डिस्कशन नंबर 1 रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहा है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब समझिए कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार कैसे बनाएगी। कार बनाने के लिए उसके पास बहुत अलग अलग डिवीजन होंगे, ठीक है। एक होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, जहां पर इंजन बन रहा है सिर्फ। एक जहां बॉडी और चेसिस, बॉडी या फिर चेसिस बोल लो आप, वो बन रहा है। एक कलर वलर बन रहा है, हो रहा है कार, मतलब फाइनलाइज हो रहा है असेंबली डिपार्टमेंट में, सब असेंबल होकर के फिर एक जैसे कार बिक रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कलर डिवीजन या फिर बॉडी या चेसिस डिवीजन या डिपार्टमेंट जो बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये अकेले कार बेच सकते हैं क्या? नहीं। ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको कार बेचने के लिए 1 2 3 4 5, इन पांचों डिपार्टमेंट्स पर क्या करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। इन पांचों डिपार्टमेंट्स पर इनको निर्भर होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये सभी डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, ये सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक व्यक्ति सामान बनाएगा, दूसरे व्यक्ति को देगा, दूसरा व्यक्ति सामान बनाएगा, तीसरे व्यक्ति को देगा, तीसरा व्यक्ति सामान बनाएगा, चौथा व्यक्ति को देगा, चौथा व्यक्ति सामान बनाएगा, पांचवें व्यक्ति को देगा, ठीक है। ऐसा करके चलेगा ये। आप बस समझने की कोशिश करना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं थोड़ा आराम से एकदम। आपको पहली बात समझ में है कि भाई एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उस कंपनी में कैसे काम होता है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा मान लो
एक कोई डिपार्टमेंट है, एक कोई कंपनी है, जैसे मान लो बिग बाजार वगैरह सब, ठीक है। ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं इनके, रिटेलर्स हैं, रिटेल आउटलेट्स है जो बिग बाजार वगैरह में, मान लो यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग, वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। अब मान लो कोई टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है जो कपड़ा बेचता है इनका, ठीक है। कोई कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है जो कॉस्मेटिक्स बेचता है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो है खूब पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, बहुत सेलिंग हो रही है। कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की सेलिंग नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि भाई कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि ये डिपार्टमेंट चल नहीं रहा, ये ठीक नहीं है, इसमें सेलिंग वगैरह नहीं हो रही, इसको बंद कर देना चाहिए। बहुत दिन से ये लॉस मेकिंग है, ठीक है। इसके मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये लॉस मेकिंग है, इसको हमें बंद कर देना चाहिए। टेक्सटाइल डिवीजन या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। दो चीज पढ़ा। मेरे को बात बताओ, इस कंपनी में ये जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है और ये जो कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है, क्या दोनों एक दूसरे पर निर्भर है क्या? नहीं, ये निर्भर नहीं है। ये कौन है? ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर समझते हैं? आत्मनिर्भर है ये। आत्मनिर्भर का मतलब है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो अभी दो छोटा छोटा आपको एग्जाम्पल दिया, उन एग्जाम्पल से आप क्या समझ पा रहे हैं? उन एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि सर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो निर्भर होंगे एक दूसरे पर, उनको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट। जो आत्मनिर्भर होंगे उनको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। वो आत्मनिर्भर है और वो किसी पर निर्भर नहीं है। अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल देने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों एग्जाम्पल का हमारा मकसद क्या है, समझिए। जैसे जो हमारी क्लास चलती है, क्लास वो ऐप में चलती है, वो गूगल ड्राइव में बिकती है, वो पेन ड्राइव में बिकती है। गूगल ड्राइव में क्लास बिकना अपने आप में आत्मनिर्भर है या फिर निर्भर है? सर आत्मनिर्भर है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने क्लास रिकॉर्ड की, हम गूगल ड्राइव में भेज दिए। हमने पेन ड्राइव में हमने क्लास रिकॉर्ड की, पेन ड्राइव में करके भेज दिया। हमने क्लास रिकॉर्ड की, हमने ऐप में अपलोड कर दिया, क्लास ऐप में दिख रहा है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे क्या हो गए? ये इंडिपेंडेंट है। मैंने मिस्टर ए को अपॉइंट किया यहाँ पर, मिस्टर बी को अपॉइंट किया यहाँ पर, मिस्टर सी को अपॉइंट किया यहाँ पर। मिस्टर ए ने इस साल मेरे को 5 लाख रुपए की सेल जनरेट करके दी, ठीक है, ऐप से। मिस्टर बी ने मेरे को 20 लाख रुपए की सेल जनरेट करके दी गूगल ड्राइव से, और मिस्टर सी ने मेरे को 1 लाख रुपए की सेल जनरेट करके दी पेन ड्राइव से। तो आप मेरे को बताएं, मैं किससे खुश होऊंगा? ऑब्वियसली पहले मैं खुश होऊंगा इनसे, फिर खुश होऊंगा इनसे, फिर मैं इनसे दुखी हो जाऊंगा। बोलेंगे सेम क्लास है, गूगल ड्राइव वाले ने 20 लाख में बेचा, साल में 20 लाख का क्लास बेचा, हमारी रेवेन्यू 20 लाख है, और ऐप वाले की रेवेन्यू 5 लाख है, और उनकी रेवेन्यू 1 लाख है। ऐसा क्यों? फिर इनकी रेवेन्यू नहीं कुछ हो रही है, इनकी रेवेन्यू 30 लाख हो गई, इनकी रेवेन्यू 10 लाख हो गई। तो मेरे को क्या करना चाहिए? ये पेन ड्राइव डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? यस, कर देना चाहिए सर, क्योंकि वहां से इनकम नहीं आ रही है, अब बेकारी खर्चा हो रहा है वहां से। पेन ड्राइव का खर्चा अलग लग रहा है सब, बाकी जो खर्चे उसी में एक जैसा पेन ड्राइव का खर्चा लग रहा है, या पेन ड्राइव में नहीं बिक रहा है। अब कोई इक्का दुक्का मांग ले तो ठीक है, पेन ड्राइव खरीद कर दे देंगे उनको, समझ रहे हैं? ऐसा। तो इसी तरह कंपनीज में भी काम होता है। वहां पर दो तरह का डिपार्टमेंट्स है। कंपनी ब्रांच नहीं ओपन कर सकती, कंपनी डिपार्टमेंट्स बनाती है। और डिपार्टमेंट्स किस लिए बनाती है? कंपनी डिपार्टमेंट्स इसलिए बनाती है ताकि वो इंटरनली चेक कर पाए कि उनका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं,
कि कंपनी डिपार्टमेंट्स इसलिए बनाती हैं कि वो चाहती हैं कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखना चाहती हैं। अगर वो देखें कि वो परफॉर्म कर रहा है वो डिपार्टमेंट अच्छे से, तो वो उस डिपार्टमेंट को और आगे लेकर जाएंगी कंपनी। अगर वो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, कंपनी थोड़ी कोशिश करेगी कि वो डिपार्टमेंट परफॉर्म करे, उनके मैनेजर्स को इंसेंटिव्स देंगे, उनके मैनेजर्स को बोलेंगे आप ठीक परफॉर्म करिए, आपको बाद में इंसेंटिव्स में वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर फिर भी वो मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो डिपार्टमेंट को बंद कर देना पड़ेगा। वो डिपार्टमेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो, बात समझ में आ रही है? ओके। जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जो प्रोसेस के थ्रू होकर आता है कि आधा सामान इसमें बनेगा। जैसे कोई कपड़ा बनता है, ये शर्ट मैंने पहना है, ठीक है, तो ये जो शर्ट मैंने पहना, ये शर्ट क्या बनकर तैयार हो गया होगा तुरंत? क्या नहीं, ये शर्ट पहले आया होगा कपड़ा, थान समझते हैं, थान, रोल, रोल जिसको बोलते हैं आप। हमारे यहाँ जैसे कपड़े के मार्केट में वहाँ बोलना पड़ता है थान दीजिए, रोला दीजिए कपड़े का, ठीक है। तो एक रोले में इतना 100 मीटर कपड़ा होगा, इतना मीटर कपड़ा होगा, ऐसा करके होता है। तो वो थान आता है, वो रोला आता है, वो किस में आता है? वो क्लॉथ डिपार्टमेंट में आता है। अब क्लॉथ डिपार्टमेंट क्या करता है? उसको कटिंग करता है, कटिंग करके उसको किसको भेजता है? टेलरिंग डिपार्टमेंट को ना। वो टेलरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसमें क्या चलाएगा? मशीन, मशीन चलाएगा, क्या करेगा? कपड़ा बनाएगा। फिर रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास जाता है, रेडीमेड डिपार्टमेंट इसको पैकिंग वगैरह करेगा, पैकिंग वगैरह करके इसको फिर सेल के लिए छोड़ देगा। तो आप समझ रहे हैं कि इस वाले डिपार्टमेंट पे तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। यह आत्मनिर्भर नहीं है, निर्भर है। तो निर्भर होने के लिए इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो भी क्या हम डिपार्टमेंट बंद कर देंगे? क्या नहीं सर, अगर हम बंद कर देंगे तो धंधा ही बंद हो जाना अपना, भाई धंधा बंद हो जाना है। नहीं बंद करेंगे, हम इसको ऐसे ही चालू रखेंगे। तो भैया हम इस डिपार्टमेंट को चालू रखेंगे क्योंकि ये निर्भर डिपार्टमेंट है, आत्मनिर्भर डिपार्टमेंट नहीं है। खैर, वैसे हमें अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, निर्भर नहीं बनना चाहिए किसी पर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, निर्भर नहीं बनना है, ठीक है? ओके, चलो अब मैं बताता हूं आपको। जो डिपार्टमेंट निर्भर है, आप देखेंगे उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? उस डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और जो डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर है उस डिपार्टमेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर ट्रेडिंग वाला है, अगर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वाला ही बिजनेस है, सिर्फ ट्रेडिंग, सामान खरीदना बेचना, सामान खरीदना बेचना, सामान खरीदना बेचना, रिटेल, रिटेल, रिटेल डिपार्टमेंट है, अगर रिटेल डिपार्टमेंट है, इसका मतलब है कि वो आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो वो क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो क्या है? निर्भर है बेटा, वो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कैसी है और डिपार्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है? हम चेक करते हैं कि भाई ईच डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें कितना दम है, कितना दम है उसमें, हर डिपार्टमेंट में, जो परफॉर्म कर रखे दे रहा है कि नहीं दे रहा मेरे को। बिजनेस में हर डिपार्टमेंट परफॉर्म करके दे रहा है कि नहीं दे रहा, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है? हम क्या चेक करते हैं यहां पर? सर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? क्या है ग्रोथ पोटेंशियल? क्या है डिपार्टमेंट का? हम ये चेक करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल क्या है डिपार्टमेंट का। कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, हम ये भी चेक करते हैं यहां पर, ठीक है? तो अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा है कि एक डिपार्टमेंट, एक तरह का डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट, और एक तरह का डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, उन पर कोई भी डिपेंडेंसी लागू नहीं होती है, वो खुद उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ट्रेडिंग वाला प्रोडक्ट ज्यादा रहता है, 99% ट्रेडिंग वाले प्रोडक्ट पे ही अप्लाई होता है। लेकिन डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, और वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, आपस में वो डिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आप एक बात एक निकल के आ रही है, एक बात क्या? देखो जरा, इन दोनों डिपार्टमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होंगे, जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होंगे, उसमें ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, एक दूसरे को क्या होगा? ट्रांसफर होता हुआ होगा। इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर।
इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होंगे, उन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में क्या होगा, नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, नो आईडीटी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईडीटी बोलते हैं, नो आईडीटी, नो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। देखो मैं पहले आपको चैप्टर से रूबरू कराना चाहता हूं कि आप पहले समझो, फील करो कि आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तब जाके आप चैप्टर पढ़ पाएंगे, अदरवाइज चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो आप, मैं एक आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप है ना किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो पहले तो ये पता करो कि भाई पार्टी में जा रहा है तो भाई सिर्फ पार्टी नहीं है, किसकी पार्टी में जा रहा है, दोस्त की पार्टी है, रिलेटिव की पार्टी है, या फिर ऑफिस की पार्टी है। तो ये जैसे आपको पता चलेगा तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और फिर उस तरह से आप अपने आप को वहां पर एडजस्ट करेंगे, वहां पर लोगों से बिहेव करेंगे। दूसरी बात, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो किसकी पार्टी है पता चलने के बाद आप किस तरह का कपड़ा पहनेंगे ये डिपेंड करता है। ऑफिस की पार्टी हो सकता है थोड़ा सा ऑफिस का सेमी फॉर्मल टाइप सा कुछ चल जाएगा, ठीक है। दोस्त की पार्टी है तो फुल टू एकदम जाने का, जो मन करे करने का, ठीक है, कुछ कोई रोक टोक नहीं है। रिलेटिव की पार्टी है तो थोड़ा सा आपको ठीक से रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई बोलेगा वो उनका लड़का ना पार्टी में आके बहुत बदमाशी किया, ऐसा कुछ, समझ रहे ऐसा। तो ये आप पार्टी को एंजॉय कब कर पाएंगे, जब आपको ना पता रहेगा, पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, हाँ भैया मेरे को यहां जाना है, इस तरह की पार्टी में जाना है, समझिए। तो वैसे ही चैप्टर के बारे में एक बार मेंटल प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। अगर चैप्टर के बारे में मेंटल प्रिपरेशन है आपकी तो आप चैप्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूं। और आप डरना नहीं, सीए का कोर्स आप डरना नहीं, सीए का अकाउंटिंग का कोर्स आप डरना नहीं, आपको यहां पर अच्छा परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। वाईके त्रिपाठी क्लासेस की जिम्मेदारी है आपको अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं आपको कह देता हूं कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो करना है तो करना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, आपका दोस्त आपके साथ रहेगा और आप गैंग्स ऑफ वसीपुर का वो डायलॉग याद करेंगे, क्या किए, कूट दिए, किसको, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के क्वेश्चन को, कहां कूटे, तो भैया हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही कूट दिए हैं। इतनी हिम्मत कहां से आएगी आप में, इतनी हिम्मत तब आएगी जब आप वाईके त्रिपाठी क्लासेस से क्लास लेकर बेइंतहा मोहब्बत के साथ पढ़ाई करेंगे और मेरी सभी बातों को समझेंगे। तो याद रखना कि परीक्षा हॉल से निकलते ही बोलना है, क्या किए, कूट दिए, समझ रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम जोश के साथ रहने का। जोश के साथ में कोई भी चीज बिना जोश के नहीं हो सकती, बिना विल पावर के नहीं हो सकती, और बिना अपने अंदर की आत्मशक्ति से नहीं हो सकती। आप अपना वो दिन याद करें जिस दिन आपने फाउंडेशन पास करा था, ठीक है। आपकी लाइफ की पहली अचीवमेंट है बच्चों, वो आपके लाइफ की पहली अचीवमेंट। आप सीए कोर्स में एंटर किए और वो पहला अचीवमेंट है आपका, वो पहला अचीवमेंट जो आपने अचीव करा, उस दिन आप बहुत खुश हो। उस दिन आपको ऐसा, देखो मैं बता रहा हूं, सीए फाउंडेशन पास करते आपको ऐसा लगा भैया आज ही सीए बन गए, हम तो आज ही सीए बन गए एकदम। और वो सब मतलब वो उस दिन से लेकर के और जब तक सीए की डिग्री आपके हाथ में नहीं आती ना, वो वही जोश, वही आत्मविश्वास और वही विल पावर, वही सब कुछ जिंदा रहना चाहिए आपके अंदर। एकदम याद रखना इस बात को। और आप किसी चीज की ना तकलीफ नहीं लेना, मतलब ऐसा कहीं सोचने टेंशन आएगा मेरे को फोन करने का 8100098887, जैसे टेंशन दिखने का फोन करने का, मेरे को भैया टेंशन हो रहा पढ़ाई में, ठीक है। मैं भले अकाउंट्स का टीचर हूं तो क्या हुआ, मैं आपको हर चीज में गाइड कर सकता हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं। देखो अभी जो सीए होते हैं उनको सब आता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं ना, तो आपको गाइड करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको टेंशन हो रही, परेशानी हो रही, ऐसा मन हो रहा है कि भैया मैं तो क्या करूं क्या नहीं करूं, सब कुछ समझना, जस्ट आई एम जस्ट अ कॉल अवे, 8100098887, आप कॉल करें तुरंत। रिकॉर्डिंग में रहा फोन नहीं उठाऊंगा, बिजी रहा फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप मैसेज करके अपना नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा और आपसे बात करूंगा ऑन कॉल। बात नहीं कर पाया अगर मान लो किसी बार,
किसी कारणवश तो मैं मैसेज में बात करूंगा, लेकिन बात जरूर करूंगा। हमारी बात होगी, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, हम लोग समाधान निकालेंगे और हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर रहे थे, समझ रहे ना। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है, चेसिस डिपार्टमेंट बॉडी जहां बन रही है वहां ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद किसको ट्रांसफर कर रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, वहां असेंबल होकर के बिक रहे, तो ट्रांसफर हो रहा है। इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में जो होगा आइडेंटिटी निल होगी, नो आइडेंटिटी, नो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं होगा। एक मिनट जरा रुके, मैं पानी लेकर आता हूं अपने लिए, एक मिनट जरा रुके। चलो मैंने पानी वाले पी ली, आप भी पी लो। आ जाओ, एक चीज सीखा आपने। अब देखो जरा, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा, ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, तो किस प्राइस पर होगा, एट विच प्राइस, किस प्राइस पर होगा, एट विच प्राइस। प्राइस क्या होगी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की, प्राइस क्या होगी, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। देखो, जो ट्रांसफर करने की प्राइस होती है वो तीन तरह से डिसाइड होती है। पहली, या तो कॉस्ट प्राइस पे होगी, दूसरी या तो मार्केट प्राइस पर होगी, तीसरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो डिटरमाइन किया रहेगा उस पर होगी, ठीक है। आप एकदम ध्यान रखना, मैं अब जहां जाने वाला हूं आपको लेकर के, आप वहीं चलेंगे मेरे साथ में और समझेंगे चीज़ को क्या मैं बताना चाहता हूं। यहाँ नो आइडेंटिटी होगा, चलो ठीक है। यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा, बढ़िया बात है भैया। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है, अब हमें थोड़ा थोड़ा बताइए, हमें आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। और अब मैं आपसे स्टोरी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या होगा, ये तीन तरह से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, एट कॉस्ट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, या फिर एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता, यस ऑब्वियसली होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं है, यस ऑब्वियसली है। लेकिन कॉस्ट प्राइस में क्या प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्या, जी नहीं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। समझा, समझा क्या, एकदम बढ़िया से समझा। चलो देखो, अब देखो जरा, मान लो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर रहा है, आइडेंटिटी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। कितना यूनिट, 100 यूनिट। वही 100 यूनिट फिर यहाँ बन के इसके पास आ रहा है, फिर वही 100 यूनिट सी के पास जा रहा है, सी सेल कर दे रहा मार्केट में, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में सेल कर दे रहा वही 100 यूनिट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स पे फिगर लूंगा, मैं नंबर्स नहीं लूंगा, क्योंकि नंबर्स लेने के बाद में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात मेरे को करने दीजिए, ठीक है। ए जब बी को भेजेगा तो हो सकता है वो मार्केट प्राइस पर भेजे, या हो सकता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजे। तो आप समझिए, एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तब वो एक प्राइस पर भेज रहा है, और उस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है भैया प्रॉफिट।
और फिर वही डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव किया बी डिपार्टमेंट, और उसमें फिर अपना कुछ कॉस्ट जोड़ा, और कॉस्ट जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट है उसमें फिर प्रॉफिट जोड़ा इसने, अपना प्रॉफिट, और फिर वो इस वाले प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे ये किसको भेज रहा है, तीसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है, और तीसरा डिपार्टमेंट फिर सेल कर रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। अब मेरे को आप एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, एकदम छोटी सी बात बताओ कि क्या ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, यस कमा रहा है सर, ये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, यस कमा रहा है सर, ये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, यस कमा रहा है सर। एक ही कंपनी में प्रॉफिट तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट कमाएंगे क्या, नहीं। क्यों सर, एक ही गुड्स है। मेरे को बताओ ये प्रॉफिट आपको कैश में मिला क्या, कैश में मिला, नहीं मिला। ये प्रॉफिट रियलाइज हुआ क्या, नहीं रियलाइज हुआ। ये प्रॉफिट जो इसको भेजा ये रियलाइज हुआ क्या, नहीं रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट मिला क्या कैश में, आपको मिला, रियलाइज हुआ। तो जब ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो काहे का प्रॉफिट भैया, जब ये रियलाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, काहे का प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब झूठ मूठ का प्रॉफिट। इसको कहते हैं झूठ मूठ का प्रॉफिट, झूठ मूठ का प्रॉफिट, इसको कहते हैं झूठ मूठ का प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट रहना चाहिए बिजनेस में, क्या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये नहीं रहना चाहिए। इसको क्या करना पड़ेगा भैया, हटाना पड़ेगा। हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, क्योंकि झूठ मूठ के प्रॉफिट है। सही सही प्रॉफिट कहाँ है सर, एक जगह, सिर्फ जो मार्केट में बिका है कस्टमर को, ठीक है। चलो, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं तब से। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि आप सचमुच का प्रॉफिट जो होगा वो रखना है बिजनेस में, झूठ मूठ का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को हटा देना है बिजनेस से। सर ये सब कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आपने अभी तक क्या क्या सीखा, चलिए थोड़ा थोड़ा आपने सीखना। देखिए, पहले आपने सीखा कि भैया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हो सकता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में अभी तक मैंने बताया नहीं कि करना क्या है, अभी तक मैं बता रहा हूं कि भाई इसमें होता क्या है, ठीक है। एक कंपनी होती है जिसमें एक डिपार्टमेंट होता है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक कंपनी होती है जिसमें एक डिपार्टमेंट होता है, दो तीन डिपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे पर कभी निर्भर नहीं करते, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं गुड्स बना बना करके, उनको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और वो किसी तीन प्राइस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला कॉस्ट, दूसरा मार्केट प्राइस, तीसरा प्रॉफिट प्लस कुछ परसेंटेज, सॉरी कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें आपस में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। बस आपने इतना ही सीखा। अच्छा, फिर आपने सीखा कि सर एक झूठ मूठ का प्रॉफिट होता है जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़ करके भेजता है, वो प्रॉफिट तो एक्चुअली है ही नहीं, हम अपने आप से कैसे कमा सकते हैं पैसा। आपने ये सीखा, बस आपने इतना कुछ सीखा। नाउ इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है, इस चैप्टर में आपको क्या बनाना होता है। देखो, इस चैप्टर में आपसे वो कहेंगे कि आप मेरे को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दे दो, पहली बात, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा, इससे दो बातें पता चलेगी। प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, और क्या, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये पता चलेगा, दो चीज पता चलेगा। और वो क्या कह सकते हैं सर, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपसे यही बोलेंगे, और इसी बात को वो बहुत तरीके से बोलेंगे, बहुत छोटा छोटा काम आपसे करवाएंगे इसमें, तभी जाके वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम बनेंगे। उनका अल्टीमेट गोल और मोटिव सिर्फ यही रहता है कि हमें यह पता चले कि भाई प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट क्या है और ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी क्या है। तो आपको एक बार डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पूरा आइडिया, नॉलेज, पूरा का पूरा आउटलाइन मिल गया बच्चा। अब आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी अपने नोट नंबर 1 से। आए जरा,
चलें, लिखें जरा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। नोट नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है। चलें, लिखें। इन बिजनेस, in business we have many business activity, many business activities that are dependent on each other or independent or independent or independent. We divide those business activities we divide those business activities we divide those business activities in departments and measure the departmental performance measure the departmental performance and their growth and their growth. Inefficient departments inefficient departments should be closed or shut down. Inefficient department should be closed or shut down, and efficient departments should be encouraged to perform better. ठीक है, तो हमें इसका इंट्रोडक्शन है कि हम भाई ये काम ऐसा करते हैं। आए जरा, departments can be of टू टाइप्स। सिर्फ पैरा चेंज कर दे और लिख दे। फर्स्ट वन इज, कौन कौन से टाइप होंगे, सिर्फ पैरा चेंज करो और लिखते रहे। डिपेंडेंट
एंड इंडिपेंडेंट। बेसिकली डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो किस तरह के बिजनेस में ज़्यादा तौर पर दिखते हैं? तो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं किस तरह के बिजनेस में दिखते हैं? तो रिटेल डिपार्टमेंट होते हैं, बेसिकली रिटेल बिजनेस में। ठीक है, तो रिटेल बिजनेस में दिखते हैं ये, और ये दिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दिखते हैं ज़्यादा, और ये रिटेल में दिखते हैं। क्लियर है बात? समझ आ रही है सबको? आ रही कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है ना? एकदम साथ में रहना, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताना मेरे को, एकदम साथ में रहना। नोट नंबर 2 आना। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखना। What we need to prepare in डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें क्या करना, प्रिपेयर करना होगा? ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, इस पर बात होगी। लिखना। इन एग्जामिनेशन most of the problems will require us to find out पहला नंबर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, to find out डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। दूसरा ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, या तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बताएंगे, पता करो, या तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बताएंगे। ठीक है, पैरा चेंज करना, लिखना some other types of problem may be asked in examination, in exam। तो कुछ अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा फिर? देखो, लिखो, we have to prepare, we need to prepare what? पहला डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा वो किस लिए बनेगा? यहां छोटा सा लिख लें, टू नो ओवरऑल प्रॉफिट, यहां लिख लें टू नो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट।
मेंटल प्रॉफिट, ठीक है, टू नो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, उसमें टू नो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी आपसे बात करूंगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने की, ठीक है, और हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे। लिखिए जरा, फॉर्मेट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ये हम फॉर्मेट अभी ड्रॉ करेंगे, और ये फॉर्मेट पहले भी है, आपको पता है ऐसा होता है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड फॉर्मेट का मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट जो है आपको ऑलरेडी पता है, आप बचपन में पढ़कर आए हैं। बचपन मतलब आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, आपने क्लास अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एकदम सेम सेम ये वैसा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है फॉर्मेट में, तो आप डरे नहीं फॉर्मेट को लेकर, आप सिर्फ फॉर्मेट बनाएं, मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। चलो, यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ पार्टी, पार्टी का नाम, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ डेबिट। सर क्या फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है क्या? सर ज़रूरी है, हमें प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सुनो, मैं समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी। मैं चाहूँगा कि आपका काम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। तो आप मेरे साथ जब मैं लिखूँगा तो एकदम स्पीड में आप लिखते चले जाएंगे मेरे साथ साथ, और मैं एकदम एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करता हूँ, उस स्पीड में आप भी लिखेंगे, ठीक है। चलें सर, यहाँ पर्टिकुलर्स, यस यहाँ पर्टिकुलर्स रहेगा। सर यहाँ रुपी, यस यहाँ रुपी रहेगा। सर ये रुपी किस लिए है? सर ये डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर ए और बी डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। ओके, मैं मान रहा हूँ 2 डिपार्टमेंट है। यहाँ 2 ओपनिंग स्टॉक दोनों में, यहाँ 2 परचेज, मान लो ये भी डिपार्टमेंट कुछ परचेज किया, ये भी डिपार्टमेंट कुछ परचेज किया। यहाँ बाई सेल्स, मान लो इस डिपार्टमेंट ने भी कुछ सेल किया है। ये आउटसाइड सेल होता है, जब हम सेल लिखते हैं तो इसका मतलब आउटसाइड है, ठीक है। उसके बाद बाई IDT, बाई IDT, और बाई IDT जो रहेगा वो मान लो ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, तो बी के सेल में जाएगा, समझ लो बी के क्रेडिट में, ए के क्रेडिट में जाएगा, और बी के डेबिट में जाएगा, टू IDT। अच्छा, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र अभी क्या हो गया, मैं इस पर बात करूंगा धीरे धीरे, इस पर सवाल भी करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, इस पर करेंगे। बाई IDT का मतलब है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, एक डिपार्टमेंट भेजेगा। यहां पर भेजना जो है ना सेल के बराबर है, यहां पर भेजना जो है सेल के बराबर है, मतलब
सेंड करना मतलब सेल, ठीक है। यहाँ पर सेंड करना सेल के बराबर है, तो इसके लिए सेल हो गया तो इस साइड आ गया, और इसके लिए परचेज हो गया, इसका मतलब ये इस साइड आ जाएगा। इसके लिए परचेज हो गया मतलब ये इस साइड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसके लिए सेल हो गया, इसके लिए परचेज हो गया। ओके, अब उसके बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होंगे, टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हो सकता है इस डिपार्टमेंट में ने किया हो, इस डिपार्टमेंट ने भी किया हो, ठीक है। तो दोनों डिपार्टमेंट ने किया तो दोनों डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएंगे। मान लो कुछ डायरेक्ट लेबर्स भी हैं, तो वो सब भी आ जाएंगे। इसने भी किया है, इसने भी किया है, तो जिसने भी किया है उसमें आ जाएगा। आप थोड़ी चीज़ एकदम ध्यान से रखेंगे, ये जो चीज़ है ना हमारी, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ये सब काम की चीज़ें, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। आप इनको याद रखेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, कि यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। फिर उसके बाद आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हो सकता है इस डिपार्टमेंट के पास भी हो, इस डिपार्टमेंट के पास भी हो, और फिर ये बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद होता है इन जनरल, वैसे ही बंद हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मान लो हमें प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमें लॉस हुआ है तो बाई ग्रॉस लॉस, अगर हमें लॉस हुआ है तो बाई ग्रॉस लॉस। यहाँ लिख लो इफ़ एनी, ऐसा कुछ, और ये एकदम ऐसा बराबर हो गया बेटा, ठीक है। चलो फटाफट मैं 30 सेकंड देता हूँ आपको, आपने जहाँ तक कॉपी किया किया, अब जल्दी जल्दी एक बार फटाफट देख लें, कॉपी कर लें, आगे बढ़ता हूँ मैं उसके बाद। देखो ये ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट आपको आता है, इसमें कुछ एक दो चीज़ नहीं है जो आपको सिखानी है, वही कुछ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो सिर्फ इसमें ट्रेडिंग पीएल नहीं पूछता, और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछते हैं। मैं धीरे धीरे उस पर बात करूंगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें है उसमें, ठीक है। ओके चलें, फिर आप क्या करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट जीपी ब्रॉड डाउन, और वो जीपी यहाँ दिखेगा। और अगर ग्रॉस लॉस रहा तो टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन, इफ़ एनी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कुछ रहा तो, अदरवाइज नहीं, यहाँ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स हुए उन डिपार्टमेंट के, इनडायरेक्ट इनकम्स, तो वो इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ दिखेंगे। और जो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब यहाँ दिखेंगे। लाइक तो क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे बैड डेट हो सकता है, यहाँ देख सकता है, टू सैलरीज, डिपार्टमेंटल सैलरीज हो सकती है, अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन, जो एसेट यूज़ हो रहा है उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट पर, उस डिपार्टमेंट के एसेट का डेप्रिसिएशन आ सकता है। फिर टू ऑल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एलोकेबल हों, एलोकेबल, एलोकेबल क्या वर्ड है मैं लिखूंगा, बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर लिखेंगे टू, यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये बंद होगा, ये हम यहाँ बंद कर रहे हैं,
ठीक है, ये बंद हो गया। और बंद होने के बाद आपको यहाँ पर टोटल तो दिखता है, टोटल कैसे क्या आता है, ये टोटल यहाँ हम दिखा देंगे। समझ आ रहा है, ये टोटल यहाँ हम दिखा देंगे। एकदम बात क्लियर कट होनी चाहिए, इसमें कोई भी किंतु परंतु कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे समझ में आ रहा है आपको एकदम वैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपकी। देखिए ज़रा, फिर उसके बाद ये पहला फॉर्मेट बना आपका। अब उसके बाद आप दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे। लिखें दूसरा फॉर्मेट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या हमें भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा? नहीं, मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मेट में ही बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऐसा ड्राइंग पेंटिंग सब कर देना है। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आदत है ड्राइंग पेंटिंग करने का, तो मैं ड्राइंग पेंटिंग करूँगा। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट क्रेडिट दोनों कंधों पर रहेगा, क्योंकि इन्हीं पर तो सारा दारोमदार है। पर्टिकुलर्स, अगर डेबिट क्रेडिट ना होता तो फिर क्या होता सर? डेबिट क्रेडिट ना होता तो हमको भी नहीं पता क्या होता। ठीक है, डेबिट क्रेडिट है तो आप हैं, तो हम हैं, तो हमारी डिग्री है, तो हमारा करियर है। सब डेबिट क्रेडिट के ही बदौलत है, और सारा दारोमदार बेटा डेबिट क्रेडिट पर ही है। समझ रहे हैं, सारा दारोमदार डेबिट क्रेडिट पर ही है। चलो फिर यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन डिपार्टमेंट ए। ये ओवरऑल बन रहा है कंपनी के लिए, इसलिए दोनों का प्रॉफिट यहाँ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जोड़ करके हम लोग यहाँ बाहर में लिख रहे हैं फाइनल। फिर यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। आप अभी पूछे नहीं ये क्या होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ऑन क्लोजिंग स्टॉक, वैसे आप अगर पढ़ कर आए हैं तो आपको पता होगा, फाउंडेशन में ये पढ़ कर आए हैं। और जिन लोगों की डायरेक्ट एंट्री है उन लोगों को भी थोड़ा बहुत ये पता होगा। ठीक है, ऑन क्लोजिंग स्टॉक। फिर इधर आ जा, बाई स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर टू, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो इससे दिख जाएगा, टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, और ये फाइनल नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये जो स्टॉक का जो रिजर्व है, ये जो स्टॉक का रिजर्व है ये डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों का हो गया। यहाँ लिख लें एक बार, डिपार्टमेंट ए का हो सकता है, डिपार्टमेंट बी का हो सकता है, अगर 3 डिपार्टमेंट हों तो। ठीक है, यहाँ ए बी इनका भी हो सकता है। फिर ये फाइनल नेट प्रॉफिट, और ये बंद हो गया, कंप्लीट। तो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अच्छा, आप एक बात समझो कि हमारा जो वीडियो रहेगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में रहेगा। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा पार्ट्स है वीडियो का, उसमें आपको देखो करने में भी आसानी रहेगी, और आप आराम से प्रॉपरली थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो रखेंगे और एटलीस्ट एक जो पार्ट रहेगा वो कम कम से कम 1.5 घंटे का होगा एटलीस्ट, मतलब 1.5 आवर का एक पार्ट होगा, उसके बाद शायद 1 घंटे का हो या फिर 1.5 घंटे का हो। ठीक है, चले नीचे लिखें नोट। वो नोट नंबर और ये नोट नंबर अलग है। ठीक है, यहाँ आप ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के लिख लें या पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा देख लो जरा। पहला पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कैसे होंगे देखना जरा। लिखें एक्सपेंसेस देखो दो तरह से होंगे। ये पहला है एक्सपेंसेस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार इसको ही कॉपी करके लिख रहा हूँ। जो हमारा एक्सपेंस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, दो तरह से दिखेगा। पहला जो हमारा एक्सपेंस का टाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस। पहला जो है वो है आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस। आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस, पहला आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस। दूसरा कॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस, आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया। आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस का मतलब है भैया जो एक्सपेंसेस, लिखो ना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस incurred, expenses incurred specifically for the department, for the department। ठीक है, कॉमन एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया। कॉमन जो हमारा एक्सपेंस है, यहाँ लिखना दोज एक्सपेंसेस, expenses whose benefit is shared, whose benefit is shared by all the department, all the department। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस होंगे वो टू बी शोन इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में शो किए जाएंगे। जो कॉमन एक्सपेंस होंगे, जो सभी लोग शेयर कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोला जाएगा बेटा, उनके लिए बोला जाएगा टू बी allocated on rational basis in each department, to be allocated on rational basis in each department। ठीक है,
उसके बाद आएंगे, एक ऐसा हैशटैग देंगे या स्टार देंगे, जो भी देना आपको, लिखेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे सी नोट बिलो, यहाँ पर एक बार लिख लो, यहाँ पर सी नोट बिलो, यहाँ लिख लो एक बार। फिर यहाँ लिखेंगे सम एक्सपेंसेस which cannot be judiciously या फिर rationally apportioned in departments can be shown in general PL account और combined PL अकाउंट। जनरल PL अकाउंट और कंबाइंड PL अकाउंट, इन सभी के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जरा एग्जाम्पल्स पर एक बार ध्यान देना बच्चों। एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लो एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल नेचर और कोई फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस होगा, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ETC ऐसा। तो जो भी एक्सपेंस अगर जुडिशियसली ये नहीं हो पाए शेयर या फिर रैशनली वो बट नहीं पाया, तो उसको कंबाइंड PL में दिखाएंगे। तो एक्सपेंस को देखो आपने 3 तरह से ट्रीट किया, पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। आपको समझ आ रहा है? आपने एक्सपेंस के लिए 3 काम किया। पहला आइडेंटिफिएबल होगा, तो वो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए आइडेंटिफिएबल होगा उस डिपार्टमेंट में वो दिखेगा। दूसरा जो कॉमन एक्सपेंस होगा वो अलोकेट होगा, एलोकेशन का बेसिस तैयार है, उस बेसिस में अलोकेट होगा। तीसरा, कुछ एक्सपेंस होंगे जो अलोकेट नहीं हो सकते हैं, वो एक्सपेंस कहाँ दिखेंगे पर्टिकुलरली, जो अलोकेट नहीं हो सकते वो सारे के सारे एक्सपेंस दिखेंगे कंबाइंड PL या जनरल PL में, ठीक है। आए जरा, तो नोट नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? तो नोट नंबर हमारा 2 चल रहा है, राइट। क्या प्रिपेयर करना था? तो ये प्रिपेयर करना है। उनके नोट्स क्या है? तो ये हमारे उनके नोट्स भैया, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस का एलोकेशन कैसे होगा? यहाँ लिखो, हाउ expenses can be allocated एक्सपेंस को एलोकेट कैसे करना है, कैसे किया सकता है एक्सपेंस को एलोकेट? देखो जरा मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ये मिल जाएगा। पहला, अगर मान लो कोई भी सेलिंग एक्सपेंस हो गया, कोई भी सेलिंग एक्सपेंस, वो सेलिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या क्या होगा, लाइक डिस्काउंट, ठीक है, बैड डेट, सेलिंग कमीशन, बैड डेट, सेलिंग कमीशन, कोई भी एक्सपेंस हो गया, डिलीवरी चार्जेज, मैनेजर्स कमीशन, ETC। अगर मान लो कुछ इस तरह का एक्सपेंस रहा, तो फिर ये किस ग्राउंड पे बटेगा, ठीक है। आप यहाँ हेडिंग डाल दो एक बार, एक्सपेंसेस और बेसिस फॉर एलोकेशन,
तो अगर कुछ ऐसा रहा तो वो किस बेसिस पर एलोकेट होगा? ये सारा का सारा बेसिस किस बेसिस पर होगा? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। और एक बहुत पते की चीज़ आप यहाँ लिख लो, एक बहुत पते की चीज़ है, यहाँ लिख लो, मैं लिख रहा हूँ, लिखो। IDT will not be included in this sale. IDT will not be included in this sale. तो इस सेल में IDT इंक्लूड नहीं होगा, ये बात आप याद रख लो कि IDT will not be included in this sale। ठीक है, IDT इसमें इंक्लूड नहीं होगी। चलो दूसरा, कि अगर मान लो, अगर जो सेलिंग एक्सपेंस है वो रेंट वगैरह का हो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ETC, ऐसा कुछ हो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ETC, ये सब हो, तो वो किस पर जो है बटेगा? वो बटेगा फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, वो बटेगा फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर मान लो फ्लोर एरिया नहीं दिया रहे तो, ठीक है, इफ नॉट गिवन देन ऑन टाइम बेसिस, अगर नहीं दिया रहा तो टाइम बेसिस पर बांट लेने का। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड इससे बटेगा, अगर नहीं दिया रहा तो फिर टाइम बेसिस से बांट लेने का। ठीक है, तीसरा, वेजेस, सैलरी वगैरह सब किससे बटेगा? जो टाइम वाला खर्चा वो टाइम पर बटेगा, वेजेज, सैलरीज, ETC, ये किससे बटेगा? ये टाइम बेसिस से बटेगा, ऑन टाइम बेसिस, ये टाइम बेसिस पर जाएगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ टाइम बेसिस पर जाएगा? और भी टाइम बेसिस पर कुछ जाएगा, लाइक आप एडमिन एक्सपेंस बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी टाइम बेसिस पर जाएगा। उसके बाद और क्या टाइम, इसे टाइम बेसिस पे चलेगा। ठीक है, अगर मान लो डेप्रिसिएशन वगैरह रहा तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन वगैरह रहा तो क्या होगा? आप ये सब चीज़ और भी एक जगह पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवरहेड, वो कॉस्टिंग में है। डेप्रिसिएशन वगैरह रहेगा तो किससे बटेगा? अगर डेप्रिसिएशन वगैरह रहा तो वैल्यू ऑफ एसेट पर, वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, ये तो हो गया। अगर मान लो उसने दे दिया PF, ESI या अदर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वो किस पर बटेगा? वो बटेगा वेजेज या फिर सैलरीज, वेजेज या फिर सैलरीज, इसे बटेगा। ठीक है, चलो, वेजेज या फिर सैलरीज।
क्लियर है? कैरेज वगैरह किसे बटेगा? परचेज पर। कैरेज वगैरह जो रहेगा वो सब परचेज पर बटेगा। 6 नंबर कैरेज, परचेज पर बटेगा, परचेज। तो आपको ये समझा दिया मैंने कि ये कहाँ कहाँ बटेगा सब। और किस किस बेसिस पे बटेगा। ठीक है, तो हमारा पहला वाला पार्ट अभी ख़त्म होता है, तो आप एक ऐसा ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, उसके बाद हम लोग फिर आगे फिर मूव करेंगे। चलें।